बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था हार रही है? देश में चुनावी जीत का माहौल है, सत्ता मजबूत दिख रही है, लेकिन क्या भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर हो रही है? क्या वजह है कि रुपया लगातार गिर रहा है? क्यों विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं? क्यों नेट एफडीआई कई महीनों से नेगेटिव रहा? क्यों तेल की बढ़ती कीमतें भारत की कमर तोड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अगले 2 से 3 साल में नई तेजी देखेगा या फिर 2008 जैसा दबाव? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ राजनीति का वीडियो नहीं है, ये आपकी जेब, आपके घर, आपकी ईएमआई और आपकी प्रॉपर्टी और आपके भविष्य का वीडियो है। आज हम बात करेंगे गिरते हुए रुपए की, विदेशी निवेश के संकट की, एफआईआई और एफडीआई के फर्क की, बढ़ते तेल के दाम की, जीडीपी ग्रोथ स्लोडाउन की और इसका असर भारत के रियल एस्टेट मार्केट पर क्या पड़ेगा इसकी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को पूरा डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी जीत रही है, लेकिन इकोनॉमी क्या कह रही है? दोस्तों, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक मजबूती हमेशा एक चीज नहीं होती। आज सरकार मजबूत है, लेकिन कई ऐसे आर्थिक संकेत चिंता पैदा कर सकते हैं। देखिए, कुछ बड़े संकेत आपको बताता हूं। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। भारतीय रुपया रिकॉर्ड लो के करीब पहुंच गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई लगातार डॉलर बेचकर रुपए को बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में शामिल हो चुका है। और याद रखिए, भारत तेल आयात करने वाला देश है। रुपया कमजोर का मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सीमेंट महंगा, स्टील महंगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी, यानी सीधा असर रियल एस्टेट के ऊपर। अब नेट एफडीआई क्यों चिंता पैदा कर रहा है? जी हाँ, खतरनाक संकेत दिख रहे हैं नेट एफडीआई से। दोस्तों, ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई में फर्क समझ लीजिए। अगर $100 भारत में आए लेकिन $120 बाहर चले गए तो नेट एफडीआई नेगेटिव हो जाता है। कुछ महीनों से भारत का नेट एफडीआई नेगेटिव रहा है, यानी बाहर जाने वाला पैसा ज्यादा था। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। इसका मतलब क्या है? विदेशी कंपनियां मुनाफा निकाल रही हैं, निवेश रोक रही है, नए प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर रही है। और इसका असर सबसे पहले कहां आता है? कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस लीजिंग धीमी, आईटी एक्सपेंशन धीमी, वेयर हाउसिंग ग्रोथ पर असर, स्टार्टअप फंडिंग कम, यानी गुड़गांव, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब एफआईआई क्यों पैसा निकाल रहे हैं? जी हाँ, एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोस्तों, ये वही बड़े विदेशी फंड होते हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, रीट में निवेश करते हैं, बैंकिंग और रियल एस्टेट स्टॉक्स खरीदते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अरबों डॉलर बाहर गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची है, डॉलर मजबूत है, भारत में रुपया कमजोर हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है और विदेशी निवेशक सोचते हैं कि भारत में रिस्क ज्यादा है। तेल की कीमतें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हां, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ऑयल डिपेंडेंस। भारत लगभग 90% तेल आयात करता है और ब्रेंट क्रूड $100 या उससे ऊपर जाता है तो भारत की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ जाता है। तेल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, कंस्ट्रक्शन महंगा, ईएमआई प्रेशर, इन्फ्लेशन इंक्रीज, आरबीआई रेट कट रुक सकते हैं। और जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो प्रॉपर्टी डिमांड कमजोर पड़ती है। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ की असली सच के ऊपर। जी हां, भारत अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ग्रोथ पॉजिटिव है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ग्रोथ सस्टेनेबल है। और अगर ग्रोथ कंजप्शन ड्रिवन नहीं है, जॉब्स नहीं बढ़ रहे, मिडिल क्लास दबाव में है, सैलरी स्टेगनेंट है, तो लग्जरी रियल एस्टेट कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन मास हाउसिंग कमजोर पड़ सकती है। अब
रियल एस्टेट मार्केट पर वर्तमान जो सच है उसकी भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, भारत का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। लग्जरी मार्केट यहाँ अभी भी तेजी दिख रही है। क्यों? क्योंकि एचएनआई पैसा लगा रहे हैं, ब्लैक टू वाइट कन्वर्जन है, इन्फ्लेशन हेज है और लैंड स्कैसिटी है। इसीलिए गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर जैसे एरियो में लग्जरी प्रोजेक्ट बिक रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास हाउसिंग यहाँ असली संकट में है। मिडिल क्लास मतलब आम आदमी ईएमआई से डर रहा है, जॉब अनसर्टेनिटी से परेशान है, बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड तो है, लेकिन परचेजिंग पावर कमजोर हो रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग बन नहीं रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रॉपर्टी रेट्स अब गिरेंगे? मेरा जवाब है हर जगह नहीं, लेकिन सेलेक्टिव करेक्शन संभव है, स्पेशली ओवर सप्लाइड मार्केट्स में, इन्वेस्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में, वीक कनेक्टिविटी वाले प्रोजेक्ट्स, फेक लग्जरी प्रोजेक्ट्स, इनमें प्रेशर आ सकता है। लेकिन प्राइम लोकेशन, मेट्रो कनेक्टिविटी, लैंड स्कैसिटी, प्लॉटेड डेवलपमेंट, रेंटल यील्ड एसेट्स और हाईवे के आसपास की प्रॉपर्टी, इनकी डिमांड बनी रह सकती है। बायर्स अब क्या करें? जी हाँ, सबसे ज़रूरी हिस्सा कि अब आप बायर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर एंड यूज़र हैं तो ज़रूरत है तो घर खरीद सकते हैं, लेकिन बजट स्ट्रेच मत कीजिए। ईएमआई इनकम का 35% से ज़्यादा ना हो। अंडर कंस्ट्रक्शन रिस्क कम लें, रेपुटेड डेवलपर चुनें और अगर इन्वेस्टर हैं तो अंधाधुंध लग्जरी चेजिंग बंद कर दें। फोकस करें रेंटल इनकम पर, प्लॉटेड डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के ऊपर, डिस्ट्रेस अपॉर्चुनिटी पे और अवॉइड करें ओवर प्राइस लॉन्चेस, आर्टिफिशियल ब्रांडिंग, फोमो बाइंग को और इन्फ्लुएंसर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स को। आने वाले 2 साल कैसे होंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगले 2 साल भारत के लिए वॉलेटाइल, इन्फ्लेशनरी, अनसर्टेन हो सकते हैं। अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहे, रुपए और गिरा, एफआई आउटफ्लो जारी रहा तो इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन भारत के पास स्ट्रेंथ भी है, ह्यूज पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, हाउसिंग शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। इसीलिए लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज का समय इमोशनल डिसीजन लेने का नहीं है, आज का समय है कैश फ्लो बचाने का, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का, लोकेशन समझने का और मार्केट साइकिल पहचानने का। याद रखिए, हर तेजी हमेशा नहीं रहती और हर मंदी हमेशा नहीं रहती। जो लोग साइकिल समझ जाते हैं वही रियल एस्टेट में पैसा बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर यूजफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता और हमारे लिए ये मोटिवेशन होता है। और साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि भारत की इकोनॉमी क्या आप मजबूत समझ रहे हैं या अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। नमस्कार और जय हिंद।